मैं सुरुडू यानी एक छोटी सी पक्षी दंपति की जीवन शैली के विषय में कुछ लिख रही हूँ। एक छोटी सी ऑडियो भेज रही हूँ। आज इसी पर मैं एक छोटी सी पक्षी सुरुडू यानी हमारे गढ़वाली में इस नाम से जाना जाता है। मैं विज्ञान की छात्रा तो नहीं थी। मैं वैज्ञानिक भाषा में या हिंदी भाषा में उस पक्षी का नाम भी नहीं जानती हूँ, लेकिन हम बचपन में उसे सुरुडू कहते थे। मैं उन पक्षी दंपति के बारे में रोज़ प्रातः अपने घर में जब सुबह सवेरे चाय पीती तो देखती रहती थी। उसी पर मेरे मन में एक विचार आता था, चलो लिख लें। उन पक्षी दंपति पर लिख रही हूँ। जो मेरे घर के पीछे बहुत से पेड़ हैं, उनमें से एक विशेष अमरूद का पेड़ है। उस पर हर वर्ष कोई न कोई पक्षी दंपति आकर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन घर में किराए पर रहने वाले बच्चे हर पल पेड़ों पर मंडराते ही रहते हैं और कुछ समय के बाद पता चलता है कि घोंसला खाली हो जाता है, क्योंकि पक्षी वर्ग की ये विशेषता होती है कि वे अपने घोंसले के चारों ओर किसी को भी नहीं मंडराने देते हैं। यदि किसी भी प्राणी के द्वारा उनके घर या उनके घर घोंसले को छुआ जाता है तो वो उस घोंसले को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और अन्यत्र अपना बसेरा ढूंढते हैं। लेकिन इस बार सुरुडू दंपति ने अपना घर घोंसला अमरूद के पेड़ के ऊपर बनाया। मैं प्रातः जब पूजा अर्चना करने के पश्चात चाय पीने अपने बरामदे में बैठती थी तो वे दोनों भी अपने दैनिक कार्य में व्यस्त दिखाई देते थे। लगता था नर सुरुडू थोड़ा आलसी है, लेकिन मादा मेहनती है। वह चारों ओर से तिनके ढूंढ के लाती है और नर सुरुडू को देती है। नर तिनकों को जोड़ता रहता था। कभी कभी वहाँ पर दूसरी पक्षी आती तो दोनों उनको दूर भगा देते थे। लगता था अमरूद का पूरा पेड़ या उसके आसपास का क्षेत्र केवल उन पक्षी दंपति का ही राज होना चाहिए। जब कभी हम दोनों पति पत्नी खड़े होकर उनके क्रियाकलापों को प्रेम पूर्वक निहारते तो पक्षी दंपति हमको ऐसे घूरती मानो वहाँ पर पूरा साम्राज्य उन्हीं दोनों दंपति का है। मैंने पक्षी दंपति का नाम सुरुडू यानी नर का नाम सूर और मादा का नाम सूरी रखा था। जब वे प्रातःकाल होने पर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाते थे तो पल भर को मेरे मन में उनके प्रति अनेक नए विचार पनपने लगते थे। मन करता था कि कलम और कॉपी लेकर उनके जीवनचर्या को अभी लिख डालूं, मगर मेरी भी अपनी जिम्मेदारी, व्यस्तता तथा दिनचर्या काफ़ी व्यस्त रहती थी। लेकिन मुझे जब भी समय मिलता मैं पल भर के लिए सुरुडू दंपति के जीवन शैली पर लिखने को मजबूर हो जाती थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता था, सूर और सूरी यानी सुरुडू दंपति अपने रोजगार की तलाश में निकल जाते थे। वैसे तो उनकी शारीरिक रचना पक्षियों यानी जो मोहल्लों, घरों, मकानों जहाँ पर के लोगों का निवास स्थान होता है, उन स्थानों पर छोटे शारीरिक रचना वाले पक्षी ही विचरण करते रहते हैं। उन्हीं छोटी प्रजाति में से सूर और सूरी भी हैं। अब लगभग अपना घर घोंसला तैयार करने में एक सप्ताह बाद सूरी ने 2 अंडे भी उस घोंसले में दे दिए थे। अब मुझे लगता था कि सूरी अपने अंडों के ऊपर अपना अधिक समय व्यतीत करती थी, लेकिन सूर को भोजन की तलाश में जाना पड़ता था, भोजन जुटाना पड़ता था। अभी तो वे केवल 2 ही प्राणी थे, लेकिन कुछ समय के बाद 4 प्राणी हो जाएंगे तो भोजन की व्यवस्था तो करनी ही है। मैं भी हर प्रातः पूजा अर्चना करने के पश्चात पेड़ के नीचे कुछ चावल के दाने डाल देती थी, लेकिन वहाँ पर अनेक तरह की पक्षियाँ जैसे घुघुती, गौरैया, सेंटुली, कबूतर आदि आते ही रहते थे। वे भी उनके हिस्से का सारा चावल दाना यानी दाना चुग लेते थे। कुछ समय पश्चात जब सब पक्षियाँ वहाँ से अपने गंतव्य स्थानों को चले जाते थे तो वे दोनों सूर और सूरी यानी सुरुडू दंपति वहाँ पर आकर बचे हुए दानों को चुनते थे। लगभग 2 सप्ताह के बाद उन अंडों से छोटे छोटे चूजे निकल कर आए। अब दोनों की जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ गई थी। माँ उस अमरूद के पेड़ के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती और कभी कभार थोड़ा दूर जाकर दाना चुन कर लाती थी और शीघ्र ही घोंसले पर बैठकर अपने चूजों को ममतापूर्वक निहारती थी। उनको जो भी जितना मिलता था उन बच्चों को खिला देती थी। मुझे यह दृश्य देखकर मानो लगता था कि चूजे न जाने कब से भूखे हों और सूर यानी पिता अधिक दूर जाकर खूब सारा दाना मुंह में दबाकर लाता और बच्चों तथा पत्नी को खिलाकर फिर भोजन की तलाश में निकल जाता था।
मानव पिता सूर अपनी पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाना जानते हैं। लगभग हम भी उस दंपति के क्रियाकलापों को निरंतर नज़र रखते थे और मन ही मन बहुत खुश होते थे कि हे खुदा, तूने क्या सृष्टि रची है। हर प्राणी को ज्ञान दिया है, हर प्राणी को अपना जीवन चक्र कैसे पूरा करना है उसको विवेक दिया है, उसके बुद्धि दी है। अब लगभग चूजों के पूरे पंख भी निकल चुके थे तथा उड़ने को फड़फड़ा रहे थे। एक दिन मैं फिर प्रातः अपने नित्य क्रियाकलाप से निर्वृत्त होकर मैंने देखा तो घोंसला खाली था। शायद चूजे अब बच्चे नहीं रह गए थे, वे भी अपना रोजगार यानी अपना भोजन तलाशना स्वयं चाहते थे। मुझे दुख भी हो रहा था कि पक्षी दंपति नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन खुशी भी हो रही थी कि अब सूर और सूर्य कितने स्वतंत्र हो गए अपनी जिम्मेदारी से। उनके बच्चे अब अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभा रहे थे, माँ बाप पर निर्भर नहीं थे। साथ ही उस रचनाकार को यानी ईश्वर को धन्यवाद भी दे रही थी। हे सृष्टि के कर्ता, तुम धन्य हो, तुम्हारी रचना धन्य है। हर प्राणी को बुद्धि और विवेक उनके आकार के अनुसार ही दिया है। पशु पक्षी बेजुबान होते भी अपना विवेक और बुद्धि रखते हैं, अपना भला बुरा सब समझते हैं। हे ईश्वर, तुम धन्य हो, तुमने इस प्रकृति में ऐसे प्राणियों की रचना की है। सादर समर्पित सुरुडू परिवार को। इसी पर मैंने कुछ पंक्तियाँ रच डाली हैं कि मन करता है अगला जन्म में पंछी पाऊं, मन करता है अगला जन्म में पंछी पाऊं, ऊंचे नीले गगन में उड़ती जाऊं, सुनहरे रंग बिरंगे पंखों से सज धज कर सबको लुभाऊं। कभी तरु की डाली पर, कभी लताओं के तिनकों में, कभी भानु की रश्मि में नित नए नए आवाम निहारूं। मन करता है अगला जन्म में भी पंछी पाऊं, ऊंचे नील गगन में उड़ती जाऊं। मन करता है अगला जन्म में पंछी पाऊं, उड़ती जाऊं ऊंचे पर्वतों चोटियों से, बड़े बड़े झरनों के ऊपर उड़ उड़कर पार कर जाऊं। नित नए नए करतब दिखलाऊं, मन करता अगला जन्म में पंछी पाऊं। धन्यवाद।